चलिए, आर वी गुड टू गो? चलिए, 9:08 हो गया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सामा हक है और आज मैं आपको मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में मतलब थोड़ा सा मतलब इंफॉर्मेशन डंप देने लगा हूँ इस फील्ड में बहुत। बट होपफुली थोड़ी आई एम एबल टू गिव यू यूजफुल इंफॉर्मेशन आज। तो खैर, सबसे पहले अपने बारे में बताऊँ। मैं माइक्रोसॉफ्ट में प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करता हूँ। तो आप लोगों ने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का भी इस्तेमाल किया होगा, तो उन प्रोडक्ट्स पे मैं काम करता हूँ। स्पेसिफिकली उनके डाटा कलेक्शन के ऊपर। तो जो भी सारा यूसेज डाटा आता है, फीचर कौन से यूज़ हो रहे हैं, कौन से क्रैश कर रहे हैं, वो मेरी टीम के थ्रू आती है। तो हम एट स्केल उसको डील करते हैं और काफ़ी टेराबाइट्स पेटाबाइट्स की स्केल पे है। तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग जॉब है। उससे पहले मैं एक फर्मवेयर इंजीनियर था। तो आपने कभी माउस प्लग इन किया होगा या हेडफोन प्लग इन किए होंगे तो देखा होगा ड्राइवर इंस्टॉलिंग। तो उस तरह का काम था मेरा उससे पहले। तो काफ़ी बड़ी शिफ्ट थी मेरे लिए फर्मवेयर इंजीनियर से सीधा क्लाउड पे जाना। बट किसी तरह होगी। उससे पहले मैंने बैचलर्स किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं इलेक्ट्रिकल का मतलब दिलचस्पी रही थी बस। लाइक मैंने देखा कि चलो कोई सी इलेक्ट्रिकल केमिकल का ही नाम पता था उस टाइम पे, तो मैं चलो इलेक्ट्रिकल कर लेते हैं। और फिर जब शुरू की तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे सॉफ्टवेयर का शौक है, तो तब से बस कोड लिख रहा हूँ। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में भी एक मास्टर्स किया था यूटी ऑस्टिन से। और बल्कि कुछ 6 महीने में प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहा हूँ। लेकिन उसके बाद एक माइक्रोसॉफ्ट की कॉल आ गई कि आप आके यहाँ पे हमारी नौकरी करें। तो फिर उस पर मैंने सोचा चलो कुछ साल को, बट तब से 6 साल हो गए, तब से कोड ही लिख रहा हूँ। तो खैर, दैट्स माय बैकग्राउंड। और ओ लेवल मैंने पाकिस्तान से किया हुआ है फ्रॉम एचएसएन। वो भी इंजीनियरिंग में किया था मैंने। तो शुरू से मैं इंजीनियरिंग में शौक था, बट हाँ, यूनिवर्सिटी में जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वाकई मुझे शौक है। तो खैर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है? मतलब ये पिछले 10-15 सालों में ही नई फील्ड आई है। उससे पहले तो मतलब इट वाज मोस्टली नॉन कंप्यूटर साइंस। तो बेसिक सॉफ्टवेयर का जो सारा लिखना, डिज़ाइन के भी कैसे लिखना है, एक्चुअली लिखना, फिर टेस्ट करना कि भी चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, और शिप करने के बाद मेंटेन करना सारा, तो सबको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहलाते हैं। तो ये कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग से थोड़ा डिफरेंट है। ये मैं मतलब डिस्टिंक्शन करना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि एक ही चीज़ है, बट थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं सब में। और मैं आपको एक वेन डायग्राम दिखाऊंगा जो मुझे पहले साल में मेरे किसी प्रोफेसर ने दिखाई थी, जो आज तक मेरे माइंड में बैठी हुई है। कि वो ये है कि एक साइड पे आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, दूसरी साइड पे आपके पास कंप्यूटर साइंस है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिकली आपकी बिल्कुल नीचे जाके पावर इंजीनियरिंग के भी मतलब रिकनेक्ट कैसे हो रही है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट कैसे कर रही हैं, उससे तो रखते हैं। कंप्यूटर साइंस आपकी सारी थीरी है कि भाई मतलब इन प्रैक्टिस अगर हम इस तरह कोड लिखेंगे इन थीरी ये कैसे काम करेगा। और बीच में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी आपकी थोड़ा हार्डवेयर साइड पर जाती है कि जो आपके अंदर सारे इंटेल एनवीडिया के सीपीयूज जीपीयूज बनते हैं, वो कैसे बनते हैं और मतलब कैसे वो ऑपरेट कर सकते हैं आजकल के हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स के लिए। और मत जिस तरह आप निकलेंगे लाइक किसी, आप एनवीडिया कोई भी नई जीपीयू पकड़ लें तो उस पर लाइक मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होंगे, अरबों में ट्रांजिस्टर्स होंगे। तो वो सब कैसे मतलब मैन्युफैक्चर करना, वो सारी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है जो बेसिकली समझना होता है कि अच्छा हार्डवेयर ऐसे बना हुआ है, बट उसके ऊपर हम सॉफ्टवेयर कैसे लिख सकते हैं जो उस हार्डवेयर का फ़ायदा उठा सकती है। तो ये मतलब 4 डिफरेंट फील्ड्स हैं। और मतलब काफ़ी सालों तक ये डिस्टिंक्शन क्लियर नहीं थी, बट आजकल ये चारों मतलब अपनी ही डिफरेंट फील्ड है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर मतलब बहुत डिफरेंट, अंदर भी सब बहुत डिफरेंट सब कैटेगरीज आ गई। जिस तरह इलेक्ट्रिकल में पावर इंजीनियरिंग है और भी कुछ है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब डेवऑप्स की भी होती है, एम्बेडेड सिस्टम्स एप्लीकेशन या आपकी सारी आईफोन है, एंड्रॉयड है। फर्मवेयर भी लोगों को मतलब हार्डवेयर का ज़्यादा शौक है। और आजकल बहुत इन डिमांड है साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि साइबर अटैक्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और नेटवर्किंग जिस आपके सारे लाइक इंटरनेट बैकबोन जो कहते हैं जिसको, उसको सेटअप करना। तो बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं। एंड इसमें से 2-3 एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सबसे पहला जी आगे डेवऑप्स। तो ये बेसिकली आपकी आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मिक्स है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन है। तो जिस तरह अब मैं कोड लिखता हूँ, तो मतलब इसी तरह मतलब मैंने कंपाइल करके शिप भी करना होता है। लाइक मैं ऐसे ऑफिस में वर्ड में कोई नया फीचर बनाया तो उसको अपनी मशीन पे बिल्ड करके तो नहीं शिप कर सकते। तो जो पूरा बिल्ड सिस्टम बना होता है
और उसके ऑटोमेशन वो डेवऑप्स वाले हैंडल करते हैं। अब जिस तरह मैं एग्जांपल दूं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को मतलब एक कंप्यूटर पे बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। 500 GB की फाइल डाउनलोड करनी होती है अगर आपने एक लाइन की चीज़ बदलनी होती है। तो वो एक एक कंप्यूटर पर नहीं, आपको मतलब सर्वर पे जाके बिल्ड करना होता है। उसका सारा सेटअप वो बेसिकली डेवऑप्स है। और इन इस तरह की जॉब्स में आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की बहुत जरूरत पड़ती है, जिस तरह पाइथन, रूबी, पर्ल। रूबी एक नई लैंग्वेज है, पाइथन इज बहुत मशहूर है लाइक इस डेवऑप्स की फील्ड में। अगर आपको इसका शौक है तो पाइथन जरूर सीखिए जी। पर्ल पुराने ज़माने में मतलब 90s के ज़माने की जो स्क्रिप्ट्स हैं और अर्ली 2000 सारी पर्ल में लिखी गई थी। लेकिन विद टाइम पाइथन ज़्यादा पॉपुलर होता गया और उसमें ज़्यादा फीचर्स आते गए हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स भी आजकल बहुत मशहूर हैं, मतलब जिनको लाइक लो लेवल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में से काम करने का शौक है वो इसमें जा सकते हैं। आईओटी डिवाइसेस जिस तरह आपकी होंगे ना, स्मार्ट डोरबेल्स, नेस्ट और ये रिंग, अमेजोन के जो हैं स्मार्ट वॉचेस, आपके एप्पल वॉच, पिक्सल वॉच वगैरह, ये सब आईओटी डिवाइसेस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इनके मतलब देख लें, इनकी चिप्स बहुत छोटी होती हैं, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज यूज़ होती है। कुछ कोड आपका असेंबली में भी लिखा जाता है कि वो जब आपके पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं। तो असेंबली भी मतलब एक बहुत लो लेवल, इट्स दी लोएस्ट लेवल लैंग्वेज। तो वो मतलब हर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाई जाती, बट जो जिन समझ जाते हैं दे यू कैन से मास्टर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिनको इतना लो लेवल भी आता है। तो अब मैं अगर जाता हूँ टू द डे टू डे लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है आजकल की मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो से कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई। तो मतलब मैं रोज़ यूज़ करता हूँ। और मतलब आप किसी भी बड़ी कंपनी में जाएंगे, हर किसी का अपना मतलब आईडी होगा प्रेफर्ड, जो वो यूज़ करते हैं अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। आ, उसके अंदर ही आप अपना सारा कोड लिखते हैं, आप कंपाइल करते हैं, मेक श्योर कि आपकी कोई एरर नहीं है कोड लिखने में। फिर रन करते हैं, फिर रन करके अगर कोई मसला आता है तो आप उसी के अंदर डीबग करते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल जो आजकल बहुत मशहूर हैं, विजुअल स्टूडियो, इक्लिप्स। अगर जावा में करनी है विजुअल स्टूडियो कोड भी आजकल बहुत मशहूर हो गया है वेब डेवलपमेंट में। एंड्रॉयड में आपने लिखने तो एंड्रॉयड स्टूडियो। एप्पल के लिए मैक ओएस और आईओएस के लिए एक्स कोड, एप्पल का अपना आईडी है। बट इनमें से आप कोई भी सीख ले तो मतलब वही कॉन्सेप्ट आप किसी और पे भी लेके जा सकते हैं। तो मतलब इसे कहते हैं ब्रेड एंड बटर, कि आपको आईडी इस्तेमाल करना आना चाहिए। यूनिवर्सिटी में जब आप सीखते हैं तो यूजुअली कोई नोटपैड प्लस टेक्स्ट एडिटर में सीखते हैं, कोड लिखते हैं, कोई कमांड लाइन या टर्मिनल में जाके कंपाइल करके रन करते हैं। बट जैसे ही आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाते हैं तो आपको आईडी इस्तेमाल करना आना चाहिए। और उससे आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे। तो ये काफ़ी सवाल मुझसे लोग पूछते हैं कि कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, इतनी ज़्यादा हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि देयर इज़ नो राइट आंसर, कोई गलत आंसर नहीं है, कोई सही जवाब नहीं है। आपको जिस लैंग्वेज का शौक है, ज़्यादातर डेवलपर जो मेरी फील्ड में है कम से कम दो जब प्रोग्रामिंग ज़बान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और वो इसलिए क्योंकि आपको हर काम के लिए सही लैंग्वेज पिक करनी पड़ती है। कोई एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो मतलब आपका सब कुछ कर सके। तो देखें कि अगर आपने कोई हार्डवेयर का काम करना है, लो लेवल ड्राइवर लिखना है किसी माउस का, तो C++ और आजकल रस्ट भी बहुत पॉपुलर हो जा रही है। आपने विंडोज़ पे कोई स्क्रिप्ट लिखनी है तो मतलब सी शार्प, पावर शेल भी एक और स्लाइड पे है नहीं बट वो भी है। पावर शेल, बैच, जावा। आईओएस में जाना है ऑब्जेक्टिव सी, स्विफ्ट। और मतलब एंड्रॉयड पे जावा और कोटलिन, दो मेजर लैंग्वेजेस है। तो मतलब बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और इनमें से आप कोई भी सीख सकते हो और आपकी स्किल्स ट्रांसफरेबल होती हैं। तो मेरा जिस तरह अपने शुरू में C++ में 4 साल काम किया है, और मैंने यूनिवर्सिटी में C++ कभी नहीं सीखी थी। मैंने यूनिवर्सिटी में तो जावा सीखी थी, बट वही कॉन्सेप्ट C++ में चल गए। और फिर उसके बाद 6 सालों से मैं .NET के C# में डेवलप कर रहा हूँ। तो फिर वही कॉन्सेप्ट आई वाज मैं C++ से C# में ले आया। हाँ, सिंटैक्स डिफरेंसेस होते हैं, लाइब्रेरीज डिफरेंट होती है, बट कॉन्सेप्ट जो है लैंग्वेज टू लैंग्वेज उतने नहीं बदलते। तो मैं यही कहूँगा कि आप एक या दो लैंग्वेज पढ़ें और उसमें प्रोफिशिएंट हो जाएं, क्योंकि फिर आप वही स्किल्स किसी और लैंग्वेज में लेके जा सकते हैं। और जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेफ्ट पे एक जावा है, राइट पे C# है।
सिंटैक्स पे उतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अगर आपको एक आती होगी आप आसानी से दूसरी भी समझ सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन की जगह कंसोल डॉट राइट लाइन है, बाकी अंदर हेलो वर्ल्ड जा रहा है, उधर भी एक मेन मेथड है, जावा में भी मेन मेथड है, क्लास वही है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आपको एक अच्छी तरह आती होगी, आप बहुत इजीली से कोई और पिक कर सकते हैं। तो जस्ट पिक वन जो आपको मतलब बहुत अच्छी लगे और जो जिस पे आपका हाथ सेट हो जाए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हाँ, ये डे टू डे में ये बहुत मैं देखता हूँ कि लोग जो है स्पेशली जो अर्ली इन करियर होते हैं कमेंट्स नहीं Well, सीख रहे। well, sorry to interrupt, Osama bhai. Actually, like if you're going over slides, we can't see. Like your screen is stuck on the first one, I believe that is blue screen of death. ब्लू स्क्रीन एक सेकंड, लेट मी रीशेयर। Sure, मैं sure, no worries. I'll actually cut out this part, so no worries for that, for the final one. बताएं मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, अभी comments वाले पे है. So I believe like it's rolling. अभी क्या नजर आ रहा है? जी, software engineering development. It's going good, I believe. ठीक है, तो मैं इस स्लाइड पे था पहले जब मैं हेलो वर्ल्ड का बता रहा था। Sure, और sure, perfect. प्रोग्रामिंग Please लैंग्वेज go आ ahead. गई? जी जी, चलो please कंटिन्यू, begin. स्लाइड रिपीट करूं? नहीं, अगर आप समझते हैं तो करते हैं, अदरवाइज लाइक मतलब वो इंट्रो में समझ आ रही थी सारी चीजें, सो नो वरीज फॉर दैट। पर चलो स्लाइड तो शेयर कर रहे होंगे, नो वरीज फॉर दैट। चलो ठीक है, मैं इस स्लाइड से रीस्टार्ट करने लगा। श्योर श्योर, परफेक्ट, प्लीज गो तो अहेड। हाँ, तो चलो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन रीसेट। चलो रीस्टार्ट। तो जैसे मैं कह रहा था, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक कर लें और आप कोई और आराम से पिक कर सकते हैं। जावा सी शार्प की मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे दी हुई हैं, लेकिन लेफ्ट पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन है, सी शार्प में जाए तो कॉन्सोल डॉट राइट लाइन है। उधर भी एक मेन मेथड है, दूसरे वाले में भी मेन मेथड है, क्लास हेलो वर्ल्ड दोनों क्लासेस हैं। तो मैं बहुत इजी होता है, अगर आपको एक आती होगी तो आप कोई और पिक कर सकते हैं। तो एडवाइस होगी कि आप एक सीखें, अच्छी तरह सीखें, कोई और आप मतलब बहुत इजीली पिकअप कर लेंगे। तो अगली बात, हाँ, कोड के साथ मतलब कमेंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में, क्योंकि आप जिस तरह गूगल को देख लें, उनके पास मतलब कोई 70-80 हज़ार डेवलपर हैं, एमन में भी कोई मतलब 60-70 थाउजेंड है, और माइक्रोसॉफ्ट के आई थिंक 1 लाख प्लस एम्प्लॉई है। तो वही है, हर कोई जब कोड लिख रहा होता है तो आपको किसी और का कोड, अपना कोड किसी को समझाना होता है, टाइम नहीं होता। और अक्सर ये होता है कि आप किसी और टीम में भी डाला जाता है, तो कोड समझने में भी मतलब आसानी होनी चाहिए। तो मैं तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ समझता हूँ, आई थिंक ये एक चीज़ है जो डेवलपर्स आजकल बिल्कुल इग्नोर करते हैं। तो आपको कुछ एग्जांपल्स भी अभी देता हूँ कि कोड अच्छी तरह कैसे लिखते हैं, बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा जो मैं अपने भी जूनियर डेवलपर को कहता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट है DRY, डोंट रिपीट योर सेल्फ। मैंने बहुत देखा है कि जो आप कोड लिख रहे होंगे उसी का एक कमेंट डाल देंगे, तो दैट इज़ नॉट यूजफुल। आप बेसिकली समझाना है किसी और बंदे को जिसने आपका कोड कभी पढ़ा नहीं। तो कमेंट ऐसे लिखना चाहिए कि मतलब कोई और जिस मतलब कोई और दूसरी कंपनी से बेशक आ रहा हो, वो आपका कोड पढ़ के समझ सके। और मैं इसकी एक एग्जांपल दे, और ये एक्चुअल कोड की एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा बदला क्लैरिटी के लिए। पहले वाले देख लें, चेक इक्वल। अगली लाइन में आप देखें कोड डॉट इक्वल्स ही कर रहा है, तो मतलब फ़ायदा क्या हुआ कमेंट का? स्टार्ट, दूसरे का देखिए स्टार्ट, नीचे लिस्टनर डॉट स्टार्ट चल रहा है। ये बेसिकली लाइक आप एक लाइन ज़ाया कर रहे हैं टेक्स्ट के अंदर। तो इस तरह के कमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता कि कुछ ऐड ही नहीं कर रहे। ये तीसरा एग्जांपल एक मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग एग्जांपल जो मेरी एक्चुअल एक्सपीरियंस है, कि किसी ने डाला हुआ था कि जी वन अकॉर्डिंग टू जो दिस इज द राइट वैल्यू। अब किस मुझे क्या पता जो कौन है, किसी को टीम में पता नहीं था जो कौन है। ये 147 कोई मतलब हमें आता पता नहीं ये है क्या वैल्यू, और हम ये देख रहे हैं कि भाई सही भी है गलत भी है। तो बाद में पता चला जो कोई इंजीनियर था जो 5 साल पहले कंपनी छोड़ के चला गया हुआ था, इस वैल्यू का हमें तभी कुछ पता नहीं चला। बट खैर हम मेरा एक 2-3 दिन ज़ाया कर दिए समझने में कि है क्या चीज़। तो इस तरह के कमेंट्स ना लिखा करें।
आप ऐसा लिख के करेंगे भाई 147 है तो क्यों है, ये नाम किसी का नहीं डाला करें क्योंकि लोग कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, लोगों को याद नहीं रहता कि मैंने क्यों ऐसे किया था। तो ये काफ़ी बुरे एग्जाम्पल्स है ऑफ कमेंट्स, तो इस तरह ना लिखा करें। इससे बेहतर कमेंट्स कुछ होते हैं इस तरह के मतलब हाँ कोई वैल्यू है तो क्यों ये वैल्यू यूज़ की है, इस तरह ये देखें। ये पासवर्ड डेवलपर्स से यूज़ कर रहे हैं टू स्टार्ट डीबग लॉग्स, तो वो देखें लॉग्स डॉट स्टार्ट अगली लाइन में। ये बेहतर है कि भी कुछ समझा रहा है कि भाई ये डीबग क्यों किया। इससे भी बेहतर जो मतलब मैं काफ़ी अपने जूनियर्स को कहता हूँ कि करें कि कहते हैं सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड, कि कोड में आप अपने वेरिएबल को ऐसे नाम दें जो मतलब खुद ही एक्सप्लेन कर लें क्या है। अब वही कोड देखें, पहले था इक्वल इक्वल डीबग, उसको मैंने कोई कांस्टेंट में डाल दिया डेवलपर पासवर्ड लॉग स्टार्ट, तो मुझे कमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि भाई क्या चीज़ किससे कंपेयर कर रहे हैं। अगला कमेंट भी देख लें, फाइल डाउनलोड और डाउनलोड फाइल अच्छे मेथड के नाम दे। अगले पता चल रहा है जी एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर रहे हैं और तीसरे में अपलोड कर रहे हैं, कमेंट की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। तो ये मेरे मतलब एक बहुत अच्छा तरीका है कोड लिखने का कि सेल्फ डॉक्यूमेंट अच्छे अच्छे नाम दे ताकि पता ही ज़रूरत ही नहीं पड़े कि कोई एक्सप्लेनेशन और चाहिए हो। है। अब हम जाते हैं सोर्स कंट्रोल पे। जब आप कोड लिखते हैं तो बड़ी कंपनी में आपको मतलब हिस्ट्री भी चाहिए होती है कि इसने कौन सी लाइन कोड लिखी, कब लिखी, क्यों लिखी। वरना वो जो वाला एग्जांपल आ जाता है कि भाई मतलब किसी ने 5-6 साल पहले किसी जो से पूछा था कि भाई ये वैल्यू क्या डालनी है, उसने मतलब 140 बता दिया तो डाल दिया। तो आजकल हर बड़ी कंपनी में सोर्स कंट्रोल होगा और हर फाइल के साथ मतलब हिस्ट्री होगी। मतलब हम कुछ कंपनीज पुल रिक्वेस्ट कहती हैं, कुछ चेंज लॉग्स कहती हैं, तो बेसिकली पूरी हिस्ट्री है और आप किसी भी फाइल में जाके देख सकते हैं कि कौन सी लाइन किसने, और उसके साथ एक लिंक होगा कि भी पूरी चेंज किस का। तो ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एज डेवऑप्स जो हम यूज़ करते हैं। एक फाइल है और उसके अंदर किसी एलेक्स डीमन ने मत डाले हुए हैं कि भी इनवैलिड टारगेट था, फिर उसने किसी फिक्स 1995 का किया है। तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं आप प्रॉब्ली जाके फिक्स कोई सिस्टम होगा 19915 जाके देख सकते हैं बग कौन सा था, उसका ये फिक्स क्यों किया गया। तो हिस्ट्री होगी। और मैं आप जिस तरह देख लें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो इस पर मैं काम कर रहा हूँ वो 1980s में रिलीज हुआ है। तो जो ओरिजिनल डेवलपर सारे थे वो तो रिटायर हो गए हैं। मतलब कोई 30-40 साल पुराना कोड है। तो इसकी हिस्ट्री काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अक्सर मतलब कोई आप पुराना कोड टच कर रहे होते हैं जो 10 साल से किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी ने क्यों उधर किया था। और एक काफ़ी होता है कि क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स बड़े हो जाते हैं इनमें मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड होती है। तो आप ऐसे चेंज जाके नहीं कर सकते कि भी आप कोई चेंज करेंगे तो एकदम से वर्ड क्रैश करना शुरू हो जाएगा। तो आपको मतलब सेफ्टी फर्स्ट करनी चाहिए। तो इसलिए हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है इन फाइल्स की। सोर्स कंट्रोल से ये भी फ़ायदा होता है कि लेट्स से आप किसी और डेवलपर के साथ एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप दोनों एक ही फाइल एडिट कर रहे हैं। तो आपके चेंजेस दूसरे बंदे के पास नहीं होंगे और उसके चेंजेस आपके पास नहीं होंगे। तो जब भी आप एक आजकल कहते हैं गेट कमिट करते हैं, जो सिस्टम आपका सोर्स कंट्रोल का है वो ऑटोमेटिकली आपके दोनों के चेंजेस को रिजॉल्व करता है और फिर बताता है कि अच्छा आप दोनों का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो एक लाइन पे दोनों ने कुछ किया है, किसके चेंज रखने चाहिए। तो वो बेसिकली सारी मैनेज करता है। और इससे होता है कि आपके चेंजेस किसी और को नहीं मतलब कोड खराब नहीं करते एंड वाइस वर्सा। तो ये मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, मतलब इनमें से गिटहब बहुत पॉपुलर है। एज डेवऑप्स भी गिटहब माइक्रोसॉफ्ट के अपना इन हाउस है जो आई थिंक कुछ साल हम गिटहब में इंटीग्रेट कर देंगे। गिटलैब एक और अल्टरनेटिव है। परफोस भी काफ़ी कंपनियां यूज़ करती हैं, बिटबकेट, ये सारी मतलब एंड ऑफ द डे एक ही काम करते हैं कि मतलब आपके सोर्स कंट्रोल मैनेज करते हैं सारे कोड का। तो इनमें से आपको एक भी सिस्टम आता होगा, मतलब कॉन्सेप्ट आते होंगे, तो आप इजीली मतलब किसी और भी सोर्स कंट्रोल में जा सकते हैं। अब जाते हैं आजकल की थोड़ी लाइक मॉडर्न चीज़ में, क्लाउड डिप्लॉयमेंट। ये पिछले आई थिंक 2008-9 में भी एक नई चीज़ आई है। पहले क्या होता था कि मतलब हर कंपनी अपने सर्वर्स खुद ही मैनेज कर रही है। तो क्या हुआ कि एम अब इसकी शुरुआत में बताता हूँ। तो 2006-7 में अमेज़ॉन को क्या होता था, हर साल थैंक्सगिविंग ब्लैक फ्राइडे पे उनको ज़रूरत पड़ती थी एक्स्ट्रा सर्वर्स की, क्योंकि लाखों लोग आके ब्लैक फ्राइडे पे तो
अब वो बाकी सर्वर जो थे बाकी सारा साल मतलब वैसे ही बस पड़े रहते थे, बिजली खा रहे होते थे। तो किसी को अमेजोन के अंदर आइडिया है कि हम ये रेंट आउट क्यों नहीं करना शुरू करते बाकी कंपनीज को, इन पे और सर्विसेज डालने। तो फिर अमेजोन ने शुरू किया क्लाउड का, या कहते हैं, और फिर इससे माइक्रोसॉफ्ट भी आया, एजर के साथ गूगल क्लाउड भी आया, और भी कंपनीज एंटर करी। बट बेसिकली ये होता है कि हर दुनिया के हर कोने में इन्होंने अपने डाटा सेंटर डाले होते हैं जिसके ऊपर सर्विसेज चल रही होती हैं। नेटफ्लिक्स एक एग्जांपल है, और भी मतलब स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, काफ़ी वेबसाइट्स भी क्लाउड पे ही चलती हैं। उस क्लाउड से पहले हर किसी कंपनी के अपने सर्वर होते थे। तो क्लाउड का फ़ायदा भी मैं अगली स्लाइड में चाहूँगा, ग्लोबल डिप्लॉयमेंट का। बट ये 2008-9 में एक चेंज आया है डेवलपमेंट में। और इससे डेवलपर्स के लिए क्या चेंज आया है कि पहले जो आप अपनी मशीन पे लिख के अपनी मशीन पे चलाते थे, अब आपको क्लाउड पे डाल के अपना कोड टेस्ट करना पड़ता था। तो ये काफ़ी बड़ा कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट आया डेवलपमेंट में। तो ये एक एग्जांपल है एजर के डाटा सेंटर की। आप देखेंगे दुनिया की काफ़ी ऑलमोस्ट हर कोने में डाटा सेंटर डाला हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन आपकी तरह आपकी ट्रैफिक डाटा सेंटर में राउट होगी। तो पाकिस्तान की मेजॉरिटी ट्रैफिक हालांकि इंडिया से सबसे क्लोज है, बट जाती यूएई वाले डाटा सेंटर में है। अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, अमेजोन की भी यूएई में डाटा सेंटर है, गूगल के आई थिंक सिर्फ इंडिया में है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कहते हैं आपकी डाटा क्लोजेस्ट डाटा सेंटर में राउट होगी। तो एग्जांपल इस तरह आप अभी जाते हैं office.com पे, या वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं ऑनलाइन, तो वो फिर यूएई डाटा सेंटर में आपकी वर्ड डॉक्यूमेंट स्टोर होगी, सेव होगी। और कुछ सिनेरियोज में अगर आप ट्रैवल करें वो रेप्लिकेट भी हो जाएगी अक्रॉस अदर डाटा सेंटर्स के। अच्छा, अगर मैं यूएस ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट ऑनलाइन यूएई डाटा सेंटर से जाके यूएस में किसी डाटा सेंटर में कॉपी कर देंगे ताकि आप जल्दी से खोल सके, रादर देन पूरी दुनिया के दूसरे कोने इसके डाटा सेंटर से उठा के आए। क्योंकि एक चीज़ होती है लेटेंसी, जितनी दूर आप डाटा सेंटर से हैं उतना ही टाइम लगेगा आपको फाइल खोलने में या वीडियो स्ट्रीम करने में। तो पुराने टाइम पे हर लेट से आप एनवीडिया हैं आपके सिर्फ यूएस में है, तो आपने एनवीडिया की साइट पे जाना है तो एनवीडिया का फिर पाकिस्तान से मतलब पूरी ट्रैफिक जाएगी यूएस, फिर वापस आएगी। वो आपको आधे एक सेकंड का पिंग लगेगा, तो आपकी वेबसाइट की आपको लगेगा स्लो, हालांकि आपकी स्पीड तेज़ होगी नेट की घर पे, लेकिन क्योंकि लेटेंसी इतनी ज़्यादा है आपको लगेगा नेट स्लो है। तो क्लाउड से ये मतलब इंटरनेट एक्सपीरियंस लोगों का काफ़ी बेहतर हो गया है। एंड नेटफ्लिक्स जो है दे आर अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स। उनके मतलब हर दुनिया के कोने में की सर्विस बहुत अच्छी चलती है, एडब्ल्यूएस पे बिल्ड की। पर उनकी एक और चीज़ यूज़ करते हैं सीडीएन, विच इज़ अ कंटेंट नेटवर्क। तो उनसे अपने सारा डाटा रेप्लिकेट हो जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो काफ़ी डिटेल में जा सकते हैं, बट अगर आपने वैसे ही पढ़ना हो कि नेटफ्लिक्स सर्च करते हैं तो नेटफ्लिक्स सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पे सर्च करें, जो देखिए उन्होंने किया क्या, वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एंड इट रियली शोज मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आजकल। खैर, इस जैसे सिस्टम के चैलेंजेस भी आते हैं। तो आजकल क्या किया जाता है कि मतलब 3 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं अगर आपने क्लाउड पर डिप्लॉय करना है। तो पहले होती है डेवलपमेंट की, एक तो लोकल डेवलपमेंट होती है। आप अपनी मशीन पे टेस्ट करें, अगर आप अगर सर्विस अपनी मशीन पे चला सकते हैं तो चला के देख लें, वरना आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में डालते हैं और उधर पे टेस्ट करके मेक श्योर करते हैं कि सब कुछ सही जा रहा है। तो जब आप इन वैलिडेट कर लें कि भी डेवलप सब कुछ मेरा कोड सही चल रहा है, तो एक और एनवायरनमेंट होती है प्री प्रोडक्शन, उधर डिप्लॉय कर देते हैं। और फिर वो बेसिकली आपकी एक मतलब ऑलमोस्ट रियल टेस्ट केस जैसी ये होती है कि अच्छा आप मतलब एक्चुअल कोड नहीं चल रहा, बट वैलिडेट कर रहे हैं कि भाई जब शिप करेंगे तो सब कुछ सही होगा। तो मैं इस तरह एग्जांपल्स दूँ तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए विंडोज़ इनसाइडर्स है और ऑफिस इनसाइडर्स हैं। वो हमारे प्री प्रोडक्शन बिल्ड और प्री प्रोडक्शन वेबसाइट्स हैं, तो आप जाके साइन अप कर सकते हैं और आपको भी मतलब प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का एक्सेस में पब्लिक। तो वो एक वैलिडेशन एक्स्ट्रा वैलिडेशन है कि यू आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि प्रोडक्ट आपका सही है बिफोर शिपिंग टू द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो आपका आखिरी स्टेप है वो दैट्स द पब्लिक सर्विस, जो मतलब जिस तरह से google.com पे जाएं तो दैट्स द प्रोडक्शन सर्विस। गूगल की प्री प्रोडक्शन मतलब लिंक भी होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ और उनके लाइक टेस्टर्स टेस्ट करते हैं, मेक श्योर कि अच्छा भी आज का जिस तरह से डूडल मतलब रेंडर सही होगा, कोई क्लिक करेगा तो वेब ब्राउज़र क्रैश तो नहीं करेगा, और उस तरह की चीज़ें उधर टेस्ट करते हैं।
तो इस तरह क्यों किया गया, क्योंकि प्रोडक्शन जब आप ग्लोबल स्केल पर जाते हैं और आप कोई बग शिप करें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है। जिस तरह आपको याद होगा कुछ महीने पहले पूरी दुनिया भर में क्राउड स्ट्राइक की वजह से ब्लू स्क्रीन आ रहे थे। तो उनका क्या हुआ था कि उन्होंने एक चेंज सीधा प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर दिया और पूरी दुनिया में ग्लोबली एक ही दिन में उन्होंने अपडेट भेज दिया और सब सारी मशीनें मतलब क्रैश करने लग गई। तो हाँ, अगर उनके मतलब एक प्रॉपर प्री प्रोडक्शन स्टेज होता तो शायद ये पहले पकड़ लेते, बट उन्होंने मतलब सीधा प्रोडक्शन में ही डाल दिया विदाउट एनी टेस्टिंग, और फिर एंड रिजल्ट ये निकला कि भाई मतलब लाखों की तादाद में लाइक मशीन्स क्रैश कर रही थी। और क्लाउड का ये भी होता है कि मतलब जब आप डिप्लॉय करते हैं तो कभी कभार आपको किसी रीजन में भी सब इश्यूज आते हैं। कुछ साल पहले मुझे याद है रॉकेट लीग लोग पाकिस्तान से नहीं खेल पा रहे, अपने नेटवर्किंग में कोई चेंज पुश किया जिसकी वजह से पाकिस्तान से एक्सेस बंद हो गया, और ये भी काफ़ी महीने लोग कंप्लेन करते गए तो उन्होंने जाके फिर ठीक किया। तो ये आपको प्रोडक्शन में काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। कुछ आप पहले पकड़ सकते हैं, कुछ प्रोडक्शन में जाके ही पकड़े जाते हैं, जैसे ये पाकिस्तान वाला था। तो वही कि ये ग्लोब क्लाउड के ये चैलेंजेस हैं क्लाउड। तो हाँ, जैसे मैं बता रहा था डेवलपमेंट और प्री प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जब ये नहीं होते तो आपके पास मतलब ये ग्लोबल स्केल पे आउटेजेस होते हैं। तो हाँ, बेसिकली लाइक मॉडर्न डेवलपमेंट में ये दोनों इन्वायरमेंट्स होना काफ़ी ज़रूरी है और इनका इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ कंपनीज में मैंने देखा है कि बस नाम की इन्वायरमेंट्स होती हैं और लोग बस प्रोडक्शन में डाल देते हैं और फिर इश्यूज आते हैं और रोल बैक करना पड़ता है टू द प्रीवियस वर्जन। तो खैर, मूविंग ऑन। हाँ, एक चीज़ मैं एक कॉल आउट करना चाहूँगा कि जो आप कहते हैं ना प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, कोई बंदा ऐसे जाके चेंज नहीं कर सकता। तो जिस तरह मैं अमेज़ोन का एग्जांपल दूँ तो amazon.com पे अगर किसी ने चेंज करना होगा तो पूरे डेवलपमेंट प्री प्रोडक्शन में उसकी चेंजेस जाएंगे, और फिर मैं अप्रूवल जब मिलेगा तो फिर amazon.com पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। ऐसे कोई नहीं कर सकता कि मैं जब बैठा हूँ मैंने कंप्यूटर ऑन किया और amazon.com पे मैंने एक चेंज कर दिया और वेब पुश कर दिया। इससे फ़ायदा ये होता है कि कोई एक बंदा मतलब आपकी साइट डाउन नहीं कर सकता। लेट्स से मतलब आपने किसी कोई एम्प्लॉय है जो फायर होने वाला है, तो गुस्से में आके जी मैं अमेज़न की साइट ही क्रैश कर दूंगा, कंपनी से नफरत है तो मैं जाते हुए ये कर दूंगा। तो इस तरह की प्रोटेक्शन बिल्ट इन है। और दूसरा ये भी है कि कुछ कस्टमर जिस तरह गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट या यूरोप में जर्मनी एक है, यूके भी एक है, उनकी भी बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स होती है कि कौन प्रोडक्शन सिस्टम्स को हाथ लगा सकता है। तो इस तरह यूएस गवर्नमेंट के अपने डाटा सेंटर्स हैं जो मतलब बिल्कुल ही आइसोलेटेड है बाकी इंटरनेट से। तो उसके लिए काम करने के लिए भी आपको मतलब स्पेशल क्लियरेंस लेनी पड़ती है। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं ऐसी विद प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स। एक और चीज़ जो आजकल बहुत ज़रूरी है, टेस्टिंग। और मैंने देखा काफ़ी लोग इस पे ध्यान नहीं देते। तो बेसिकली कुछ कंपनीज हैं उनको मतलब इतना है कम भरोसा है अपने डेवलपर्स पे कि उन्होंने स्पेशल टेस्ट इंजीनियर रखे हुए हैं जिनका काम ही है टेस्ट लिखें और मतलब सॉफ्टवेयर पे टेस्ट करते रहें, फेलियर्स निकालें और वापस डेवलपमेंट टीम को रिपोर्ट करें। इसका फ़ायदा भी है कि आपके पास डेडिकेटेड टेस्ट इंजीनियर हैं, और नुकसान भी है कि मैंने देखा है कि कुछ टेस्ट इंजीनियर्स जो हैं मतलब जानबूझ के फजूल के बग्स निकाल रहे होते हैं कि वो बस दिखा सके कि हमने इतने ज़्यादा निकाले थे। तो फ़ायदे भी हैं, नुकसान वो ये है कि हर कंपनी टू कंपनी ये वेरी करता है। कुछ टेस्ट्स होते हैं जो आप मैन्युअली कर सकते हैं कि मतलब अच्छा मैंने जिस तरह वेबसाइट अपडेट किया है तो मैं अपनी मशीन पे वही वेबसाइट लॉन्च करूँगा, जाके बटन क्लिक करूँगा, मेक श्योर करूँगा सब कुछ सही जा रहा है। ऑटोमेटेड टेस्ट को बेसिकली 3 किस्म के होते हैं। यूनिट टेस्ट जो सिर्फ़ आपका एक छोटा-सा पीस ऑफ कोड टेस्ट करे, मतलब एक क्लास का एक मेथड या मतलब 3-4 में लाइन्स ऑफ कोड, उसको यूनिट टेस्ट कहते हैं, जो एक स्पेसिफिक चीज़ टेस्ट कर रही है। इंटीग्रेशन टेस्ट है बेसिकली आप किसी और चीज़ के साथ इंटीग्रेट करें। तो बड़ी कंपनियों में क्या होता है, अक्सर मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं, आप किसी और के सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, वो किसी और पे करते हैं। तो बहुत कम ऐसी टीमें हैं जो मतलब आइसोलेशन में काम करती हैं। तो इंटीग्रेशन टेस्ट मेक श्योर करते हैं कि आपका सिस्टम किसी और सिस्टम के साथ सही काम कर रहा है। और सिस्टम टेस्ट जो होता है वो कंप्लीट एंड टू एंड है कि यूज़र एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है,
क्योंकि यूज़र को तो नहीं परवाना कि मतलब मेरा नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा, कौन सी नेटफ्लिक्स में टीम की गलती है, तो उसको बस है कि नेटफ्लिक्स पर जाके मैं क्लिक करूं बटन, वीडियो स्ट्रीम चले। तो वो बिल्कुल एंड टू एंड एक्सपीरियंस को हम कहते हैं सिस्टम टेस्ट, जो मतलब यूज़र एक्सपीरियंस को कम्प्लीटली मिमिक करता है। तो उसके भी टेस्ट होते हैं। तो डिफरेंट किस्म के, और हर टेस्ट की अपनी जगह है। तो जब आप डेवलपमेंट शुरू करते हैं, यूनिट लिखना चाहिए, और फिर जैसे ही आपके मतलब कोड अगली सर्विस डिप्लॉय हो जाते हैं, तो आप इंटीग्रेशन भी लिखते हैं और एंड में सिस्टम लिखते हैं। और फिर वही ऑटोमेट मेरे टेस्ट चलाते रहते हैं ताकि आपकी रिग्रेशन ना हो। रिग्रेशन से मुराद वो है कि अच्छे साल बाद किसी ने मेरे कोड को हाथ लगाया और उसको पता नहीं था मैंने एक लाइन ऑफ कोड क्यों लिखी, उसको उसकी चेंज की वजह से वेबसाइट क्रैश करने लग गई। तो टेस्ट फेल हो गया मेरा। रादर देन मैं वेबसाइट में डिप्लॉय करके वेबसाइट क्रैश हो, टेस्ट ही मेरा बता दे कि भाई आपके कोड से ये टेस्ट फेल हो रहा है, तो आप कोड ठीक करें। हाँ, टेस्टिंग के साथ अगला स्टेप भी होता है डीबगिंग। तो मतलब वही टेस्ट को फिगर आउट करना कि भाई फेल क्यों हुआ था। तो डीबगिंग भी बहुत एक अहम चीज़ है जो किसी डेवलपर को आजकल आनी चाहिए। तो मतलब जब भी कोई इश्यू होता है, तो सबसे पहली चीज़ मैंने ये पूछते हैं कि भाई डीबग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो क्या पता चला है। और आजकल हर बड़ी कंपनी में, गूगल, नेटफ्लिक्स में, जो भी पब्लिक फेसिंग वेबसाइट है आपकी, लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, इन सब के 24/7 ऑन कॉल इंजीनियर होते हैं। जिस तरह हॉस्पिटल में ऑन कॉल होते हैं, इन वेबसाइट्स के भी ऑन कॉल इंजीनियर होते हैं, जिनका काम है कि कोई भी मसला हो फौरन जाके डीबग करें और बताएं कि क्या इशू है, और मतलब उसी वक्त ठीक करें अगर हो सकता है। कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जो मतलब आपको समझ भी नहीं आया कि भाई ये कैसे हो रहा है। मतलब कोई आपका कस्टमर कह रहा है एप्लीकेशन है, लाइक मैं लॉन्च कर रहा हूँ, क्रैश करी जा रही है, और एक ही कस्टमर है पूरी दुनिया में। और इसका एग्जांपल भी मैं देता हूँ। तो वो आपको फिर मतलब डीप इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप रिप्रोड्यूस करके भी कस्टमर के साथ हो क्या रहा है। जब तक आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे अपने एंड पे, तो आप डीबग कर नहीं कर सकेंगे। तो ये मैंने काफ़ी तजर्बे से सीखा है कि मतलब हमेशा पूछा करें कि भी आपके सिस्टम कैसा सेटअप हुआ हुआ है, आप क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका इशू आ रहा है। तो एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि जब मैं पहले फर्मवेयर डेवलपर था, हमारा एक कोरिया में कस्टमर था जो मतलब बोली जाए कि भाई आपके एफ पी जी है जो है, मैं उसका सिस्टम में लगाता हूँ, हर कुछ दिन बाद क्रैश कर जाता है, मेरे सिस्टम में ब्लू स्क्रीन आ जाती है। तो मतलब हम अपनी तरफ से ट्राई करी जाए, उसका सिस्टम भी पूरा रिप्रोड्यूस किया, भाई नहीं क्रैश कर रहा था। हमने उससे कहा भाई तुम कर क्या रहे हो इतना ख़ास जो क्रैश करी जाए। तो पहले तो उसने तस्वीरें भेजी पिक्चर की, उसके बाद किसी ने सवाल पूछा कि भाई तुम्हारे कमरे में मतलब ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, मतलब मे बी उससे फ़र्क पड़ रहा हो किसी सेंसर पे। फिर उसने बताया कि हाँ मतलब इट्स अ कोल्ड रूम। तो फिर हमने आइडिया अच्छा कि भाई मतलब मे बी ठंड में कुछ ऐसा होता है हमारे कार्ड के साथ जो मतलब एक विच विच कॉज अ क्रैश। तो फिर हमने उस कार्ड को वाकई फ्रीज़र में रखा, उसके अंदर से तारें निकाली, और जैसे ही मतलब कार्ड जीरो के नीचे गया हमारा क्रैश हो गया। और हमें पता चला कि भाई ये कोई हमारा इंटीजर अंडरफ्लो एरर कहते हैं, वो कहीं आ रहा था कोड में। तो इस तरह के भी बड़े केसेस आते हैं। एक दफ़ा मैं किसी एक ऐसे इशू पे काम किया था जो मतलब हमें लगा 6 महीने लग गए थे अपने एंड पे रिप्रोड्यूस करने में, और एक ही कस्टमर को पूरी दुनिया में फेस हो रहा था। तो बहुत से मतलब ऐसे आएंगे एक्सपीरियंसेस आप डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। तो आपको बेसिकली क्रिएटिव होना पड़ता है टू फिगर आउट कि भाई मैं कैसे रिप्रोड्यूस करूँ, कैसे मैं अपनी एंड पे क्रैश करूँ ताकि मैं डीबग कर सकूँ। और ये भी एक स्किल है जो मतलब सिर्फ तजर्बे से ही आती है। एक और चीज़ जो आजकल बहुत ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जिसको कहते हैं, कि आपने सॉफ्टवेयर टीम में कैसे लिखना है। तो आजकल एजाइल बहुत मतलब इन ट्रेंड आया हुआ है। उससे पहले वाटरफॉल बहुत मतलब ट्रेंडी चल रहा था। तो इनके डिफरेंसेस बेसिकली ये हैं कि वाटरफॉल जो था वो उसमें पूरे फेज होते थे कि आप जो है लेट से आपके 2 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल में से 1.5 साल जो है आप सिर्फ फीचर लिखेंगे। फिर 1.5 साल के एंड पे आप फीचर लिखना बंद कर देंगे, और फिर आप 3 महीने का कहते हैं अल्फा फेज, जिसमें आप बेसिकली अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं अपनी ही टीम के अंदर, मसले निकालते हैं, ठीक करते हैं। फिर उसके बाद 3 महीने बीटा पे होता था। तो बीटा में आप
अपनी टीम से मतलब चुने हुए कस्टमर को भेजते हैं और कहते हैं अच्छा ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हम रिलीज करना चाह रहे हैं, आप फीडबैक दें। फिर फीडबैक मिलती है और इस फीडबैक पे आप काम करते हैं और फिर जब आप खुश हैं तो रिलीज कर देते हैं। तो ये वाटरफॉल मेथोडोलॉजी आजकल गेम्स अभी तक इस तरह लिखी जाती है, डेवलपमेंट फेज है, अल्फा बीटा रिलीज। लेकिन जो भी लाइव सर्विसेज हैं, जो आपकी वेबसाइट्स हैं, वो मोस्टली लाइक एजाइल मेथोडोलॉजी पे हैं कि अच्छा हम जो है मतलब जैसे ही इश्यूज आते जाए ठीक करते जाए और फीचर्स ऑन द गो ऐड करते जाए। और एक और मेथोडोलॉजी बेसिकली है स्क्रम स्प्रिंट, के आप 2 या 3 हफ्ते में या 1 महीने के मतलब काम प्लान करें, फीचर का प्लान करें, शिप करते हैं, फिर अगले पे जाएं। तो काफ़ी डिफरेंट तरीके हैं डेवलप करने के, इसमें से कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। बेसिकली आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी या आपके प्रोजेक्ट के लिए क्या सही चीज़ है। आखिरी चीज़ इस पे मैं बात करना चाहूँगा वो है इंटरव्यूज़। तो अ, आजकल काफ़ी बड़ी कंपनीज में मतलब के लिए आपको 2 चीज़ों पे अच्छा होना पड़ता है, एक है टेक्निकल पार्ट और एक है बिहेवियरल पार्ट। तो अगर आप किसी कंपनी में ऐसे काम करना चाहें तो आपको मतलब दोनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। टेक्निकल में आपसे मतलब कोडिंग के सवाल पूछते हैं और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि अगर आप एंट्री लेवल या मिड लेवल हैं तो कोई मतलब बेसिक से सवाल पूछते हैं। जैसे आप सीनियर के डेवलपर हैं तो आपसे पूरे सिस्टम का पूछेंगे कि भी सिस्टम पूरा डिज़ाइन करके दो। बट एंट्री लेवल पे बेसिकली आपसे 1 या 2 सवाल पूछ लेंगे और कहेंगे मुझे कोड लिख के दे जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं। बिहेवियर में आपसे पूछते हैं कि भाई आप इंटरैक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू करते हैं तो अगला बंदा ये भी सोच रहा होता है कि मैं इस बंदे के साथ क्या काम कर सकता हूँ कि नहीं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि हमारे पास कुछ इंजीनियर आए थे जो कोडिंग में बहुत अच्छे थे, उनसे कोड बड़ा अच्छा लिखा जाता था, बट बिहेवियर में बिल्कुल ही ज़ीरो थे। कि क्या कि ये बंदे की वजह से टीम स्पिरिट पूरा ख़राब होगा तो इसलिए हम इनको हायर नहीं करना चाहते। तो ऐसे भी लोग आए हुए हैं। तो आपके लिए दोनों के लिए यू हैव टू वर्क ऑन इट और मेक श्योर कि आप सही जवाब दें इंटरव्यूज में। मैं कुछ एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ अपनी स्लाइड पे। तो ये मैं एक्चुअल इंटरव्यू के सवाल है जो मैंने पूछे हुए हैं और मुझसे भी इस तरह के पूछे गए हैं कि आपसे कह सकते हैं स्टैक का लिखें, क्यू का भी लिख सकते हैं, आप नंबर ऑफ नोड्स इन बाइनरी ट्री भी पूछ सकते हैं, एवरेज ऑफ लिस्ट भी एक सवाल होता है, या एवरेज ऑफ अरे, सॉर्टिंग अरे भी पूछ सकते हैं। तो इस सारे के लिए जब इस पूछते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगा वो होगी कि आपने इंटरव्यू से वापस सवाल पूछना है कि अच्छा भी मेरे टेस्ट केसेस क्या हैं, एज केसेस मैटर करते हैं कि नहीं, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे कोड लिखूँ। फ़ौरन अगर आप ले जाएंगे जवाब सवाल के जो, तो ये इंप्रेशन दे सकता है कि आपने रट्टा मारा है इस सवाल का। और मेरे साथ ये हुआ हुआ है कि मैं कुछ लोगों से इंटरव्यू ले रहा हूँ और वो मुझे फ़ौरन बस लिखते हैं हाँ जी ये कोड ऐसे लिखना है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, पता चला रट्टा मार के आए हुए हैं। तो उससे फिर मैं उससे कोई और थोड़ा सा मतलब सवाल ट्विस्ट करके उधर ही मतलब फंस जाते हैं, तो उस इट डज नॉट गिव अ गुड इम्प्रेशन। तो मेरी यही एडवाइस है कि आप मतलब बात करें इंटरव्यूअर से, मतलब इकट्ठे प्रॉब्लम सॉल्व करें कि मैं सोच रही हूँ ऐसा है ये सही है। लेट्स से कि स्टैक, कोई बंदा आपसे कहे कि भी रिटर्न नोड्स इन बाइनरी ट्री, तो फिर आप ये पूछ सकते हैं अच्छा नंबर ऑफ नोड्स है इंटीजर में स्टोर करना है या इंटीजर से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे इंटीजर की 32 मिलियन लिमिट होती है, डबल रखूँ फ्लोट, मल्टी थ्रेडेड हो सकता है, मल्टी प्रोसेस अगर बहुत एडवांस जाना है। तो इस तरह के क्लैरिफिकेशन सवाल जब आप पूछते हैं तो फिर इंटरव्यू को भी लगता है कि हाँ ये बंदा मतलब सोच रहा है, समझदार है और ये मतलब प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कोड लिख सकता है। बिहेवियर का वो बेसिकली आपसे ये पूछ सकते हैं कि या यूजुअली होता है कि आपसे या तो कॉन्फ्लिक्ट का पूछेंगे कि भाई अगर आप किसी के साथ काम पे बहस हुई, डिसएग्रीमेंट हुई, तो उसके बारे में बताएं, या कोई आपका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं जा रहा था तो आपने किया क्या उसको सही वापस ऑन ट्रैक पे लाने में। तो इसके लिए बेसिकली आपको दिखाना होता है कि मतलब आप किसी मुश्किल सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं। तो लेट्स से कि जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आप कह सकते हैं अच्छा मेरे टीममेट से कॉन्फ्लिक्ट हुआ या मेरे बॉस से मेरे बहस हुई कि बॉस मेरी बात नहीं मान रहा था, कि भाई मैं कहता कोड लाइब्रेरी में लिखिए, बॉस कह रहा था नहीं इसी में लिखो। तो फिर आप एक जस्ट वैसी एग्जांपल्स जो आप दे रहा हूँ कि आप जाके क्या अच्छा, फिर मैंने कहा कि इसके बजाय कहने के भी आप गलत है मैं सही हूँ, मैंने कहा कि अच्छा देखो मैं
बात मान लेता हूँ आपकी, और ये दोनों में ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं बेहतर कौन सा है। तो फिर मैं बॉस की भी जाके लाइब्रेरी से टेस्ट किया, कोड अपने से भी टेस्ट किया, और फिर डाटा प्रेजेंट किया कि उसको। मैंने कहा अच्छा डाटा ड्रिवन डिसीजन करते हैं, इंस्टेड के भी अच्छा मैं सही हूँ तू गलत है, इस तरह की। तो इस तरह मैंने कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किया। ये एक एग्जांपल है। और मतलब टीम में आपसे पूछे कि टीम पीछे जा रही थी, तो फिर आप बता सकते हैं कि अच्छा हमारे टीम प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मसला ये था कि मतलब हम आपस में टेस्ट नहीं कर पा रहे थे। कोई अपना कोड लिखता था सही था, कोई और लिखता था सही था, आपस में जब कोड मर्ज करते थे टेस्ट नहीं होता था। तो फिर उसका हमने सोल्यूशन निकाला कि अच्छा हम इंटीग्रेशन टेस्ट और लिखे हैं, शुरू में जल्दी लिखे हैं, उससे फिर हमारा प्रोजेक्ट वापस ऑन ट्रैक हो गया। तो वो एक एग्जाम्पल आंसर हैं ऐसे जैसे सवालों के, अगर आप इंटरव्यूज क्लियर करने हैं। और वैसे इंटरव्यू रिसोर्सेज आपको आजकल ऑनलाइन बहुत मिल जाएंगी। ये मैंने 3 का यहाँ पे नाम लिखा है, हैकर रैंक, लीड कोड, गिग्स फॉर गिग्स, इन सबको जाके मतलब पढ़ें, देखिए रिसोर्सेज क्या हैं। ना सिर्फ बड़ी कंपनियों के, मतलब हर किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब की कंपनी के मतलब रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो आप अगर आप इनके सवाल के मतलब प्रोफिशिएंट हो जाए, जवाब जल्दी दे सकें, तो यू विल बी इन गुड प्लेस टू गेट ए जॉब एट वन ऑफ दीज बिग टेक कंपनीज। ये था मेरे पास जो आपको आज के मटेरियल।